Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 17th of December 2020 Thursday. Inspiration of the day is only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Trial data shows robust response Bharat Biotech. Indigenous vaccine candidate, that is Covaxin, developed by Hyderabad based Bharat Biotech International, appeared to inch closer to an approval at its phase 1 clinical trial results showed a robust immune response without any serious adverse events or side effects, as per the research paper published by Pharm. जैसा कि हम सभी को पता है, भारत बायोटेक इंडिजीनियस डेवलप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैक्सीन कैंडिडेट इनिशिएटिव है अगेंस्ट कोविड-19। तो अभी उसके जो फर्स्ट फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग द वैक्सीन हैज़ प्रूव्ड to be effective in generating strong immune response even without any side effects on sampling units. तो रिसेंटली भारत बायोटेक ने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है उसमें ये दिखाया है कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं फेज़ 1 में उसमें भारत बायोटेक की जो डेवलप को वैक्सीन है उसने अच्छे रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट किए हैं, अच्छे रिजल्ट शो किए हैं. अच्छे रिजल्ट्स means this particular vaccine covaxin is effective against covid-19 virus as well as it is not generating any side effects or any serious adverse events on human body. और जैसा कि हम सभी को पता है अभी रिसेंटली भारत बायोटेक ने फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ड्रग अप्रूवल और ड्रग रेगुलेटर को एप्लीकेशन सबमिट किया है फॉर द अप्रूवल ऑफ दिस कोवैक्सीन. तो भारत बायोटेक का एप्लीकेशन ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज़ मोस्ट लाइकली टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग regulator on the basis of phase 1 or phase 2 study as published in a research paper. The company is in the middle of conducting phase 3 trials with approximately 22,000 subjects. और जैसा कि हम सब ने पहले भी डिस्कस किया है कि इट इज़ नॉट ओनली भारत बायोटेक बट ऑल्सो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर बायो एंड टेक. All other vaccine candidates have also approached to the drug approval or regulated authority for getting the emergency license used. So after seeing the data of Bharat Biotech, it is most likely that this co-vaccine or the vaccine candidate get the approval for emergency use. So all these are the key points that you can go through. जो फर्स्ट फेज का ट्रायल हुआ था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 375 इंडिविजुअल्स पर टेस्ट किया गया था. अभी भारत बायोटेक अप्रॉक्सीमेटली 22,000 ऑब्जेक्ट्स पर सैम्पलिंग यूनिट्स पर टेस्ट कर रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ फेज 1 और फेज 2 ट्रायल भारत बायोटेक हैज़ अप्लाइड फॉर एक्सीलरेटेड अप्रूवल फॉर इट्स कोवैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. इंडिया ड्रॉप्स अ स्पॉट इन यूएन's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. According to the report released by UN Develop Program, that is UNDP, India dropped one spot to 131 among 189 countries in the 2020 Human Development Index. और आप सभी को हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडेक्स होती है जो वर्ल्ड वाइड पब्लिश करी जाती है बाय यूएनडीपी. यूएनडीपी पब्लिश करती है. यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को ईयरली बेसिस पर रिलीज करता है और ऑन द बेसिस ऑफ नेशंस हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट कंट्रीज आर रैंक्ड और इंडेक्स. तो इस बार 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 189 कंट्रीज से डेटा रिकॉर्ड किया गया है और उनको इंडेक्स किया गया है, रैंक किया गया है. और 189 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक आई है दैट इज 131 एंड दिस रैंक इज वन स्पॉट बिलो देन द प्रीवियस ईयर रैंक. प्रीवियस ईयर जो इंडिया की रैंक आई थी दैट वाज 130. इस बार इंडिया एक स्पॉट और ड्रॉप कर गया. इट मीन्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है जैसे कि हेल्थ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है इंडिया में. इवन कुछ कुछ पैरामीटर्स पे तो इंडिया की जो रैंक है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी
कम है एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. So India, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Pakistan all were ranked among the countries with the medium human development status as per the UNDP. अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज की जिन्होंने इस पर्टिकुलर इंडेक्स में टॉप किया, दैट ऑल वर द स्कैंडिनेवियन नेशंस. नॉर्वे टॉप द इंडेक्स फॉलोड बाय आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग एंड आइलैंड्स. हालांकि यूएनडीपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनका ये कहना है कि किसी भी कंट्री का अगर रिपोर्ट में इंडेक्स में फॉल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्री अच्छा नहीं कर रहा. से उन्होंने कहा कि इंडिया एक प्लेस पर एक स्पॉट से ड्रॉप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने अपने पब्लिक हेल्थ के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं किया है. बट इट सिंपली इंडिकेट्स दैट अदर कंट्रीज आर डूइंग वेल इन कंपैरिजन टू इंडिया. अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है वाई वी आर सो बॉदर्ड अबाउट दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नॉट ओनली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बट ऑल अदर इंडेक्सेस. बहुत सारी, केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इंडेक्स नहीं है, हम सभी को पता है बहुत सारी इंडेक्स हैं. अगर हम बात करें ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, इस तरह की बहुत सारी इंडेक्स आती हैं. वाई कंट्रीज, वाई इंडिया और अदर कंट्रीज should be bothered about this इंडेक्सिंग कि हमारी क्या रैंक आ रही है, उससे क्या होगा. डेफिनेटली जितने भी इंटरनेशनल इंडेक्सिंग होती हैं, रेटिंग्स होती हैं, इनका इम्पैक्ट सबसे पहला तो कंट्री की गुडविल पर पड़ता है. जैसा कि हम सभी को पता है कि कंट्री गुडविल पर कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये रैंक्स अफेक्ट करती हैं आने वाले एफडीआई इनफ्लो को, जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री में आएगा. अगर किसी भी कंट्री का एचडीआई अच्छा है, उसका ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स अच्छा है, जेंडर इक्वलिटी में वो अच्छा है, इट मीन्स दैट कंट्री इज़ परफॉर्मिंग वेल, its economy is performing well, people are flourished, they have good standard of living, they have purchasing power, there is demand, economy is a growing concern. तो इससे क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कंट्री, और उस पर्टिकुलर कंट्री में एक अच्छा सफिशेंट अमाउंट का एफडीआई इनफ्लो होता है, जिससे कि कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज़्यादा बढ़ता है और कंट्री डेवलप होता है. तो इस तरीके से गुडविल अफेक्ट होती है, एफडीआई का इनफ्लो अफेक्ट होता है, किसी भी कंट्री की डिप्लोमेटिक पावर बढ़ती है इंटरनेशनल एरिना में. इस तरह से बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स होते हैं किसी भी इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करने पर. और जाहिर सी बात है हर कंट्री ये चाहती है कि उसकी रैंकिंग जो मेजर इंडेक्सेस हैं उनमें अच्छी हो, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना सारे पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिसाइड करती है. बहुत पहले जब इंडेक्सिंग शुरू हुई थी, जब रिसेंटली इंडेक्सिंग प्रेवलेंट हुई, तो उस समय ज़्यादा जो फोकस होता था, जो रेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनका फोकस होता था इकोनॉमिक वेलबींग पर. बट लेटर ऑन ये रियलाइज़ हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कंट्री इकोनॉमिक फ्रंट पे अच्छा कर रही है तो अदर फ्रंट पर भी वो अच्छा करे. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ एनी कंट्री हैज़ अ गुड जीडीपी तो उसके जो सिटीजन है वो हैप्पी हो या उनका डेवलपमेंट अच्छा हो. So it was said that GDP is not the indicator of human development or human happiness in the particular country. तो GDP को जो इंडिकेटर लिया जाता था, उसके बाद रिसेंटली एक नया प्रेवलेंस हुआ जिसमें ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स को काउंट किया जाने लगा, डेवलपमेंट को काउंट किया जाने लगा. जीडीपी के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, हैप्पीनेस, इन सारे इंडिकेटर्स, इन सारे पैरामीटर्स को भी लिया जाने लगा इन ऑर्डर टू गॉग द रियल प्रोग्रेस और रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी. और उसी के बाद ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इस तरह के इंडेक्स डेवलप करी जाने लगी. आज का आपका क्वेश्चन है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्चुअली यूएनडीपी यूज करता है, दैट वाज डेवलप्ड बाय whom? Who has given this concept of human development index? और उसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मॉडिफाइड वर्जन यूएनडीपी यूज़ करता है इन ऑर्डर टू पब्लिश दिस रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट से के अकॉर्डिंग हर कंट्री रियलाइज़ करता है कि वो हेल्थ पैरामीटर पर, एजुकेशन पैरामीटर पर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैरामीटर पर कैसा परफॉर्म कर रहा है और कहाँ पर लैकनेस है, कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है. ऑल्दो ये जितने भी इंडेक्सेस होते हैं इनका एक डार्क साइड भी ये है कि जो भी ये इंस्टीट्यूशंस डेटा कलेक्ट करते हैं ये कंट्रीज से मांगते हैं डेटा. दे रेयरली गो फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन देयर ओन.
तो डेटा जो होता है वो कंट्री से मांगा जाता है, जो कंट्री के पर्टिकुलर कंट्री के स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, डेटा कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो डेटा प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और उस डेटा को कंपाइल करके उसकी एनालिसिस करके ये इंडेक्स डेवलप करी जाती है। तभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी भी उठी थी, आपको पता होगा, जिसमें कहा गया था कि कंट्रीज़ जो हैं वो फॉर्जरी करके डेटा प्रोवाइड कर रही है, फेक डेटा प्रोवाइड कर रही है इन ऑर्डर टू गेट द गुड इंडेक्स और गुड रेटिंग ऑन दीज इंडेक्सेस और रैंकिंग। तो कई सारे इंडेक्सेस पर भी इस पर क्वेश्चन मार्क है कि कितना ऑथेंटिक है इनकी एनालिसिस, कितना ऑथेंटिक है डेटा जो एक्चुअली ये रेटिंग एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रैंक द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ह्यूमन डेवलपमेंट और हैप्पीनेस और सो मैनी इंडेक्सेस। तो इस चीज़ को लेकर भी कॉन्ट्रोवर्सी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी इंडेक्स कंट्रीज से डेटा लेती हैं, क्या कंट्रीज़ की रेगुलेटर से डेटा लेती हैं। कुछ कुछ जो इंडेक्स डेवलप होती हैं उसके लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव और एन्यूमरेटर्स उस पर्टिकुलर कंट्री में जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। बट मैक्सिमम जो ये इंडेक्सेस पब्लिश करी जाती हैं ये उन्हीं डेटा के बेसिस पर करी जाती हैं जो कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं इन इंस्टीट्यूशंस को ऑन डिमांड। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले किसने पब्लिश करी थी, किसका आइडिया था। दूसरा, व्हाट आर द मेजर इंडिकेटर्स यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करंटली, जो मॉडिफाइड फॉर्म है HDI का जो अभी UNDP यूज़ कर रहा है, उसमें कौन कौन से मेजर इंडिकेटर्स हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6, गवर्नमेंट्स चेक ऑन टेल्को गियर्स मेकर्स टू हिट चाइना फर्म्स। हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया था कि इंडिया की डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे चाइनीज़ इक्विपमेंट्स पर, मोर स्पेसिफिकली ऐसे चाइनीज़ गियर इक्विपमेंट्स जो कि इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में यूज़ होते हैं। कोविड-19 के ड्यूरेशन में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन इंक्रीज़ हुई थी, जिसको लेकर के इंडिया और चाइना ने एक दूसरे पर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए थे इन ऑर्डर टू adversely affects the companies belonging to each other। चाइना ने इंडिया पर इम्पोज कर दिए थे, इंडिया ने चाइना पर कि चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज थी, कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, टेलीकम्युनिकेशन गियर या इक्विपमेंट जो सप्लाई करती थी कंपनीज, चाइनीज़ कंपनीज, उन सब पर बहुत ज़्यादा इम्पोजिशन, रिस्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए गए थे। और अगर आपको याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि उस समय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर्स हैं, इवन गवर्नमेंट ने भी इनफॉर्मली डायरेक्शंस दिए थे, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको डायरेक्ट किया था कि वो चाइना से आने वाले जो चाइनीज़ गियर इक्विपमेंट्स हैं जो इंडिया के 5G नेटवर्क या 4G नेटवर्क में यूज़ होते हैं, उनका इंपोर्ट बंद कर दिया। चाइनीज़ गियर और इक्विपमेंट्स को ना यूज़ करे फॉर करंट 4G नेटवर्क एज वेल एज फ्यूचर 5G नेटवर्क। तो उसको लेकर के उस समय गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव्स भी इशू किए थे, ऑल्दो दैट डायरेक्टिव्स वर लिटिल इनफॉर्मल। अगर आपको याद हो तो चाइनीज़ जो इक्विपमेंट्स से पार्ट्स थे उनको उनके शिपमेंट्स को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अथॉरिटीज़ ने डॉक पर ही रोक लिया था, कन्फिस्केट कर लिया था फॉर सिक्योरिटी चेकिंग, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। हमने डिस्कस भी किया था इस न्यूज़ को। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने न्यू डायरेक्शंस दिए हैं टू ऑल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, एंड अंडर दिस न्यू डायरेक्शन ऑल TSPs हैव बीन मैंडेटेड टू परचेज इक्विपमेंट्स ओनली फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज। तो कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो नए डायरेक्टिव्स आए हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, उसको कल अपनी कैबिनेट कमेटी में उसको अप्रूवल दे दिया है। नाउ एज पर द न्यू security directives, all TSPs have been mandated to purchase the 4G, 5G equipment only from the trusted sources, and the list of a trusted sources has already been created by government. It means now TSPs are not allowed to procure 4G or 5G equipment from any other sources apart from these listed sources। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव हैज़ स्पेशली फोकस्ड ऑन चाइनीज़ गियर्स एंड चाइनीज़ इक्विपमेंट्स। तो जो नए डायरेक्टिव्स आए हैं डेफिनेटली ये इंडिया के लिए एक सिक्योर डिजिटल नेटवर्क और साइबर नेटवर्क तो प्रोवाइड
करेगा ही करेगा। दूसरा, इट विल रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ चाइनीज गियर बाय द प्राइवेट सेक्टर टीएसपीज इनटू द फ्यूचर 5G नेटवर्क्स। हालांकि अगर आपको याद हो तो बीएसएनएल ने इस डायरेक्टिव्स को लेकर के जो पहले इनफॉर्मल डायरेक्टिव्स इशू किए थे इसी चाइनीज़ गियर को लेकर के, तो बीएसएनएल ने बहुत एतराज़ किया था। बीएसएनएल ने कहा था कि इट विल बी नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर बीएसएनएल टू go for other gear maker because Chinese gear makers or the equipments are actually cost effective। अगर आप BSNL को पुश करेंगे तो BSNL ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट बर्टन है, BSNL ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन से जूझ रही है, और अगर आप इमीडिएटली इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो इट विल बी अगेंस्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ BSNL। BSNL ने हालांकि इस डायरेक्टिव को अपोज किया था, लेकिन लेटर ऑन BSNL को भी गवर्नमेंट के इस डायरेक्टिव्स को फॉलो करना पड़ा। तो अब ये जो नए डायरेक्टिव्स आए हैं ये केवल स्टेट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर के लिए नहीं है, बट ऑल्सो फॉर प्राइवेट सेक्टर। Till now, government has neither rejected nor approved the Chinese gear makers application for 5G trial within Indian TSPs, but अब written directions आ चुके हैं। हालांकि इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव के रिस्पॉन्स में जितनी भी चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जो गियर मेकर कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है दे आर ओपन फॉर सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जब चाहे तब उनके इक्विपमेंट्स को की स्क्रूटनी कर सकती है। दे आर नॉट एक्चुअली क्लोज फॉर स्क्रूटनी। And as per the Law and Telecom Minister Ravi Shankar Prasad, the methodology to designate trusted products will be devised by the designated authority, that is National Cyber Security Coordinator। तो जो लिस्ट बनाई गई है इक्विपमेंट्स की, जो सर्विस प्रोवाइडर्स की लिस्ट बनाई गई है, दैट लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, एंड दैट लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेरी केयरफुली, जिससे कि टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टीएसपीज हैं, उनको भी नुकसान ना हो, और जो हमारे डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं उनको भी नुकसान ना हो, और इंडिया का जो डिजिटल सिक्योरिटी नेटवर्क है और जो डिजिटल नेटवर्क है वो एफिशिएंट भी बना रहे और सिक्योर भी बना रहे। हालांकि इसमें कहीं भी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर चाइनीज़ गियर मेकर्स को या चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को बैन किया जाए, ऐसा कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि दैट मूव इज स्पेशली टारगेटेड अगेंस्ट चाइनीज़ गियर मेकर्स, कि जो भी लिस्ट बनाई जाएगी उसमें मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ कंपनीज विल बी एलिनेटेड। हालांकि चाइनीज़ जो फर्म्स हैं, टेलीकॉम फर्म्स हैं, उनका ये कहना है दे आर ऑलवेज ओपन फॉर स्क्रूटनी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि उनके इक्विपमेंट्स इंडिया के डिजिटल और साइबर नेटवर्क की सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहे हैं, तो वो चाइना से आने वाले, जो चाइनीज़ कंपनीज से आने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको कभी भी उनकी स्क्रूटनी कर सकती है। बेसिकली गवर्नमेंट के इस मूव से हुआवे और ZTE जैसी कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर उन्हें बैन कर दिया जाता है इंडिया में 5G और 4G इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। और हम सभी को पता है हुआवे को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज वैसे ही हैं। USA और अदर कंट्रीज़ ने हुआवे को वैसे ही बैन कर रखा है फ्रॉम 5G रोलिंग आउट एमिड द सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो अभी तक जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है दैट वाज ओनली स्टेट ओन टेलीकॉम्स, बट जो न्यू डायरेक्शंस आए हैं उसमें अब प्राइवेट सेक्टर TSPs को भी इंक्लूड किया गया है। हालांकि चाइनीज़ टेलीकॉम्स हैं उनका अपना कहना है कि उनको रिलीव कर दिया गया है, क्योंकि डायरेक्टिव्स में कहीं भी चाइना मेंशन नहीं है और चाइनीज़ कंपनीज कभी भी स्क्रूटनी के लिए ओपन है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। सेबी क्लियर्स द वे फॉर फिनटेक्स टू सेटअप AMCs। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या रेगुलेशंस में कुछ चेंज करते हुए जितने भी फिनटेक कंपनीज हैं या जो अदर स्टार्टअप्स हैं उनको AMC क्रिएट करने के लिए, AMC स्टैंड्स फॉर असेट मैनेजमेंट कंपनीज, AMC क्रिएट करने के लिए, AMC सेटअप करने के लिए अलाउ कर दिया है बाय चेंजिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है उसने रिसेंटली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके तहत कोई भी स्टार्टअप या कोई भी फिनटेक कंपनी अपने आप को AMC में सेटअप कर सकती है, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। क्या रिलैक्सेशन दिए हैं? जैसे कि जो एग्जिस्टिंग रूल थे वो क्या थे? म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर नीड टू हैव प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड एंड मिनिमम नेट वर्थ ऑफ ₹50 करोड़। जो नया रूल आया उसमें क्या है? एंटिटीज विदाउट प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड कैन बी स्पॉन्सर्ड बट देयर नेट वर्थ शुड बी ₹100 करोड़।
नेट वर्थ का जो क्राइटेरिया है वो तो इंक्रीज कर दिया, जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक का रेस्ट्रिक्शंस था उसको रिलैक्स कर दिया। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग रूल है, नो मिनिमम फी फ्री फ्लोट फॉर कंपनीज relisting after bankruptcy proceedings. Now, as per the new rules, maintain at least 5% public shareholdings. ऐसी कंपनी जो कि बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग से रिलिस्ट हुई हैं, उनको फ्री फ्लोटिंग मिनिमम कोई फ्री फ्लोटिंग नहीं थी उनके लिए, बट जो नया रूल आया उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 5% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को लेकर भी जो मैंडेशन था कि जो प्रमोटर्स हैं उनको मैंडेटरी था कि दे शुड एटलीस्ट कंट्रीब्यूट 20% इन द पब्लिक ऑफर फॉर द पब्लिक ऑफर। बट जो नया एग्जिस्टिंग रूल है उसके अकॉर्डिंग देर इज नो मिनिमम बार, दो नो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फ्रॉम promoters contributions. So now certain rules are relaxed, just like profitability track, promoter contribution, फ्री फ्लोटिंग फॉर पब्लिक और पब्लिक शेयर होल्डिंग, इन सारे रूल्स को कुछ रिलैक्स किया है, जिससे कि जो स्टार्टअप्स कंपनीज हैं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, दे कैन नाउ ईजली set up an AMC. Although market regulators have also tightened the shareholding norms for companies relisting after undergoing the corporate insolvency proceeding resolution process to ensure the fair price discovery. तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस पढ़े हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं सेबी ने, जिससे कि अब फिनटेक कंपनीज के लिए इट इज़ क्वाइट ईजी टू सेटअप एन AMC। हालांकि थोड़ा सा चेंज उन कंपनीज के लिए ज़रूर आया है, उनकी पब्लिक शेयर होल्डिंग्स को लेकर कि जो कंपनीज बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में जा चुकी हैं, क्रिप की प्रोसीडिंग्स में जा चुकी हैं। क्रिप स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP। तो ऐसी कंपनीज जो कि किप की उसमें जा चुकी हैं या कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की प्रोसेस में जा चुकी हैं, दे हैव टू इंश्योर मिनिमम 5% पब्लिक शेयर होल्डिंग्स इन ऑर्डर टू गेट द बेटर प्राइस डिस्कवरी. As per the industry players or as per the industry expert, this move of SEBI would encourage the new age fintech firms like Paytm, PhonePe, MobiKwik and other companies to set up the mutual funds units. तो हो सकता है हमें फ्यूचर में पेटीएम, फ़ोन पे की म्यूचुअल फंड कंपनीज या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज देखने को मिले। सेबी ने आगे भी ये इंडिकेशन दिए हैं कि स्ट्रिक्टर नेट वर्थ क्राइटेरिया कुड बी ईज्ड आफ्टर AMC मेड प्रॉफिट फॉर कंटिन्यूअस 5 straight years। तो जो अदर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी रिलैक्स कर दिए जाएंगे अगर कोई भी AMC कंटिन्यूअस स्ट्रेट 5 years तक प्रॉफिट टर्न करती है। तो जो नेट वर्थ का क्राइटेरिया है वो भी रिलैक्स कर दिया जाएगा। तो बाय सर्टेन चेंजेस or relaxations on rules and regulation, it is now easy for fintech or startup companies to set up the AMCs or mutual fund companies. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Piramal plans to merge its financial services with DHFL. So the Piramal group is planning to merge its financial services business with DHFL. Although the plan depends on DHFL's committee of creditors accepting the offers over its rival Oaktree's. तो Oaktree ने भी एक ऑफर दिया है, तो now it's up to the committee of creditors, that is COC, कि वो इस ऑफर को, Oaktree के ऑफर को एक्सेप्ट करती है या Piramal के ऑफर को एक्सेप्ट करती है। Although for this, the Piramal has sweetened its approximately 35,500 crore offer for fixed depositor by setting aside an additional 300 crore for them. और इसके अलावा पीरामल ने यह भी ऑफर दिया है कि इट विल रिटेन अप्रॉक्सीमेटली 4,500 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बैंकरप्ट हाउसिंग फाइनेंस फर्म। तो अगर पीरामल के ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, ओकट्री के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती है DHFL की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो पीरामल जो DHFL के एम्प्लॉयज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली 4,500 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एब्जॉर्ब करेगी, उनको भी रिटेन करके रखेगी। तो अब ये देखना है कि जो ये बैंकरप्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी DHFL है उसकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स पीरामल या ओकट्री का ऑफर किसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है। फिलहाल के लिए इट इज़ एन प्रपोजल ओनली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हिट बाय कोविड, दिल्ली एयरपोर्ट इन्वोक्स फोर्स मेजर ओवर रिवेन्यू शेयरिंग। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक कर दिया है फॉर शेयरिंग द रिवेन्यू।
अब इस क्लॉज का क्या मीन्स है ये हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली फोर्स मेजर क्लॉज तब इन्वोक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, एग्रीमेंट्स में, जब बिकॉज ऑफ द गॉड एक्ट्स, बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल एक्ट्स, उसकी वजह से दोनों ही पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाती। इन दैट केस दे हैव द क्लॉज दैट दे कैन इन्वोक एंड दैट क्लॉज इज कॉल्ड एज फोर्स मेजर। तो रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज, इट इज़ नॉट ओनली DIAL, अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कई बार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक किया था। तो अब रिसेंटली क्या न्यूज़ है, रिसेंटली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक किया है इन ऑर्डर टू सस्पेंड द रेवेन्यू शेयर एग्रीमेंट विद स्टेट ओन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज COVID-19 पैंडमिक कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट द ट्रैफिक फ्लो एंड रेवेन्यू। तो COVID-19 की वजह से हम सभी को पता है कि एविएशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा और टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें भी फुटफॉल नहीं हो रहा है, ट्रैफिक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रिवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा। और इस रिवेन्यू कलेक्शन की वजह से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है, उसको जो रिवेन्यू पे करना, जो रिवेन्यू शेयरिंग करनी है, जो ट्रैफिक फ्लो कम हुआ है, उसकी वजह से नहीं कर पा रही है। इसलिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक कर दिया है कि अभी रिसेंटली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज नॉट एबल टू share its revenue with Airport Authority of India because of the COVID-19 pandemic. DIL operates the Indira Gandhi International Airports, India's largest in terms of passenger footfall. And according to the agreement signed between AAI and DIAL in 2006 as a part of privatization process of Delhi Airport, DAIL paid 45.99% of its annual revenue as a concession fee to Airport Authority of India. जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब रिवेन्यू का 45% अप्रॉक्सीमेटली डायल जो है वो AAI को पे करेगा। बट इस समय COVID-19 की वजह से पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हुआ है, फुटफॉल रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से जो डायल है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिवेन्यू पे नहीं कर सकता या कंसेशन फ़ी नहीं पे कर पा रहा, जिसकी वजह से उसने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक किया है। एंड दिस इज़ द डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017 टू फाइनेंशियल ईयर 2019, जिसमें हम ये कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि देयर इज़ अ रिवेन्यू लॉस फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम द लीज रेंटल ऑफ दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि COVID-19 की ड्यूरेशन में ही ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये लॉस हो रहा है, बट फाइनेंशियल ईयर 70 से हम देख सकते हैं मुंबई और दिल्ली के जो एयरपोर्ट्स हैं उनसे आने वाला रिवेन्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो जो प्राइवेटाइजेशन हुआ था एयरपोर्ट्स का, उस डिसीजन को लेकर के अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठेंगे कि प्राइवेटाइजेशन इसीलिए किया गया था कि गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़े, गवर्नमेंट की जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं वहाँ से गवर्नमेंट एग्जिट कर जाए। बट अब जबकि लास्ट 3 ईयर्स से 4 ईयर्स से कंटिन्यूसली रिवेन्यू फॉल कर रहा है, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट एक्चुअली दिस प्राइवेटाइजेशन डिसीजन और दिस सिस्टम इज फेसिंग। तो फिलहाल के लिए हम इतना समझेंगे, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेसिकली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैनेज करता है, उसने फोर्स मेजर क्लॉज इन्वोक कर दिया और उसने कहा है कि दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी DIAL इज नॉट एबल टू पे 45% of its revenue as a concessional fee to AAI due to COVID-19 pandemic. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.